राइट एंगल के अंदर राइट एंगल। अब हम सिमिलरिटी पढ़ रहे थे। सम रूप का अभी हमने देखा था राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर राइट एंगल। अब हम क्या काम कर रहे हैं, अब हम देख रहे हैं सिमिलरिटी किसके अंदर, थेल्स थ्योरम। दूसरे नाम से और इसे जानते हैं बीपीटी थ्योरम। फुल फॉर्म है बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम। अब हम इस वाले में ट्रायंगल में क्या कर रहे हैं, एक हमारे पास में ट्रायंगल है एबीसी, एक हमने एक इसके पहले लाइन खींची डीई, पहले लाइन खींची है। तो एक बात बताएं, क्या ये वाला एंगल अगर मैं थीटा लूंगा तो क्या ये वाला एंगल भी थीटा होगा, नहीं होगा? कौन से एंगल की प्रॉपर्टी से? कोरस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी से, संगत कोण की प्रॉपर्टी से। अगर मैं इस वाले एंगल को अल्फा लेता हूं तो क्या ये वाला एंगल भी अल्फा होगा, नहीं होगा? फिर वही प्रॉपर्टी लगाइए कोरस्पॉन्डिंग एंगल है संगत कोण की। अगर ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है ही है तो, क्योंकि ये छोटे वाले ट्रायंगल में और बड़े वाले ट्रायंगल में, तो क्या लिख सकता हूं, ट्रायंगल ए बी, सॉरी बी की जगह अब डी आएगा, ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर होंगे ट्रायंगल ए बी सी के। हो जाएगा भाई, ये छोटा वाला ट्रायंगल में, इसमें छोटे वाले में एंगल ए है, ये रहा। बड़े वाले में एंगल ए कॉमन है दोनों में। इस वाले में डी पे थीटा है, इसमें बी पे थीटा, यहाँ डी पे थीटा तो यहाँ बी पे थीटा, यहाँ ई पर अल्फा तो यहाँ पर सी पर अल्फा, यहाँ ई पर अल्फा तो यहाँ पर सी पर अल्फा। तो क्या हमारे पास में ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। तो क्या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू डी ई अपॉन बी सी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी, लिख सकते हैं। मुझे एक बात बताएं, क्या इन दोनों से रिजल्टेंट निकाल सकते हैं हम कि क्या ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। पहली बात निकल कर आती है क्या, ऊपर का फिर पूरा, ऊपर का फिर पूरा रेशो निकल जाएगा। तो क्या लिखेंगे, पहली बात आई ऊपर का फिर पूरा बराबर होगा ऊपर का फिर पूरा। बीपीटी में क्या काम करते हो, जो रेशो आप यहां ले रहे हो वो रेशो सामने आएगा। जैसे यहां कैसा लिया आपने, ऊपर का लिया, तो यहां भी कैसा आएगा, ऊपर ऊपर का इस तरफ वाला। यहां आपने लिया पूरा ए बी, तो यहां पूरा क्या आएगा, ए सी आएगा। इस बात को समझ गए। पहली वाली बात तो आपके पास में ये हुई। दूसरी बात, अगर मैं आपसे यहां से बोलूं कि इन दोनों से लें एडी अपॉन डीई, ये अपॉन ये बराबर, अगर मैं इन दोनों से लेता हूं, इस बार इन दोनों को पहले एरो बना देते हैं यहां पर, तो दूसरा अगर मैं यहां पर लूं आपके पास में एडी अपॉन ए बी इक्वल टू डीई अपॉन बी सी, इसको उठा के ले जाओ इधर, ए बी अपॉन डीई इक्वल टू ए बी अपॉन, इसको ए बी अपॉन, सुनो एडी तो ले रहे हो यहां पर, एडी लिया उल्टा लिख दिया, एक मिनट, एडी अपॉन डीई ले दे, और क्या हो जाएगा ए बी, और क्या लिखना है बीसी। तो दूसरी थ्योरम आपके पास में ये बन जाती है कि क्या ये बटे ये, थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देते हैं आपको, कि क्या ये बटे ये बराबर पूरा, और ये हार्ड एंड फास्ट टूल नहीं है कि आप इधर और इधर लगा रहे हो, ऐसे भी लगा सकते हो, ये बटे ये बराबर पूरा और फिर ये।
आप लेफ्ट साइड पे लगाओ चाहे राइट साइड पे चलाओ, सेम ही चलेगा आपके पास। दूसरी बात हो गई। तीसरी थ्योरम आपने और पढ़ी होगी क्या, ये अपॉन ये बराबर ये अपॉन ये भी पढ़ी है आपने। तो दूसरी तो हो गई है, पर तीसरी निकालते हैं कैसे, एडी अपॉन बीडी बराबर एई अपॉन सीई, ये भी पढ़ी है आपने। अब मुझे एक बात बताओ, आप इसको थोड़ी देर के लिए पलट के लिख लें हैं, इसको थोड़ी देर अगर मैं पलट के लिखता हूं, ये एक काम करो, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ये, अगर एडी अपॉन डीई है, एडी में ए बी है, तो क्या काम करें, यहां से माइनस करें क्या, क्योंकि हमें क्या निकालना है, ए बी माइनस करना है। ठीक है, अगर ए बी माइनस करना है मुझे, तो क्या इस वाले पे कुछ ना कुछ आप यूज करो, क्या काम कर दें, माइनस एक कर दें दोनों तरफ। ए बी में से अगर एडी माइनस होगा तो क्या बचेगा, ए बी में से एडी माइनस होगा, बीडी बचेगा, बचेगा। और उससे लगाओ, ये वाली कहीं प्रूफ करी है, एडी अपॉन बीडी, ये प्रूव नहीं करी है हमने अभी, है ना, इसको मैं प्रूव करना है। तो एक क्या काम करते हैं, अगर ए बी में से एडी हटा लेते हैं, बीडी आ जाएगा, ए बी में से एडी हटाएंगे तो बीडी आ जाएगा, और बीडी अपॉन ए बी है। फिर हमें माइनस करना पड़ेगा, ये प्लस करके लें इसमें, किस वाली से लेते हैं, इससे लें क्या, डीई और बीसी से, डीई और बीसी और एई अपॉन एसी, ये तो चल जाएगा। पर एक बात बताओ, हमें प्रूफ करना है ये बटे ये बराबर ये बटे ये, तो अगर मैं एसी को, एसी वाली कहीं आ रही है, यहां आ रही है, एसी को क्या लिख सकता हूं, चलो इसको उल्टा करके लिखा, देखते हैं क्या बात बनती है, ए बी अपॉन ए डी बराबर ए सी अपॉन ए ई लिख सकते हैं। ए बी को क्या लिख सकता हूं मैं, ए बी को लिख सकता हूं मैं ए डी प्लस का बी डी, ए डी प्लस का बी डी अपॉन ए डी ही आएगा, यहां पर आएगा। ऐसे यहां पर क्या लिख सकता हूं मैं, यहां लिख सकता हूं ए सी को ए ई प्लस ई सी, और नीचे क्या लिख सकता हूं मैं, क्या लिया है, ए सी अपॉन ए ई लिया है ना, ये भी तो ए ई है, ये ए ई है, ये तो बात है। क्या इसको मैं थोड़ी देर के लिए चेंज करके यहां लिख सकता हूं, एक मिनट छोटा कर लेते हैं इसको, ठीक है। हाँ, अब देखो, क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ए डी प्लस का बी डी अपॉन ए डी इक्वल टू ए ई प्लस ई सी, है ना, अपॉन ए ई। अच्छा, फ्रैक्शन वैल्यू को क्या ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, ये वन बना देगा, ये भी वन बना देगा, वन से वन कैंसिल आउट हो जाएगा ये, तो क्या बन गया, बी डी अपॉन एडी, बी डी अपॉन एडी इक्वल टू ई सी अपॉन ए। क्या इसको फिर पलट के लिख सकते हैं, तो कैसे लिख सकते हो आप, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, एडी अपॉन बी डी बराबर ए ई अपॉन ई सी या सी, हो गई ना बात प्रूफ, कि क्या एडी अपॉन बीडी बराबर ए अपॉन ई सी, तो तीन चीज प्रूफ करनी होती है, पहली और दूसरी कहां है, दूसरी और ये तीसरी। इसको नोट करो, फिर आपको समरी में फिर दोबारा बता दूंगा यहां से। ठीक है, पहले मैं तीनों आपको बता देता हूं दोबारा से, उसके बाद जो आपको प्रूफ समझ नहीं आया वो दोबारा बता दूंगा, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि ये ट्राइंगल लिया हमने ए बी सी, एक इसके पहले लाइन ड्रॉ करी, इसको ले लिया डी ई,
ये वाला एंगल अगर हमने अल्फा माना था तो ये वाला भी अल्फा होगा, ठीक है। ये वाला एंगल अगर आप बीटा मान रहे हैं तो ये वाला भी एंगल बीटा होगा, और यहां से आपके पास में ये वाला एंगल दोनों में कॉमन ही है। तो हमने प्रूव करा था कि ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर होगा ट्राइंगल ए बी सी के। इतनी बात में तो कोई दिक्कत नहीं किसी को, ठीक है। उसके बाद में फिर हमने क्या काम करा, उसके बाद में हमने लगाई थेल्स थ्योरम, ठीक है। पहले यहां से लिखा था ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू डी ई अपॉन बी सी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी, ये लिखा था हमने। फिर हमने क्या प्रूफ करा था, एडी अपॉन ए बी, इन दोनों से क्या प्रूफ करा, एडी अपॉन ए बी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। इसका मतलब यहां से छोटा वाला लिया और यहां पूरा लिया, तो यहां से भी क्या काम करेंगे, छोटा वाला लेंगे और यहां पूरा लेंगे। इस बात में तो किसी को दिक्कत नहीं है। फिर दूसरा पॉइंट हमने प्रूफ करा था, एडी ले रहे हैं आप और अपॉन डीई ले रहे हैं, छोटा वाला लिया इसके साथ वाला लिया, अब पूरा लेंगे तो इसके साथ वाला लेंगे, तो पूरा हो जाएगा आपके पास में ए बी अपॉन बी सी। और ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप इधर से भी लगा सकते हैं, ए ई अपॉन डीई इक्वल टू ए ई अपॉन डी, तो ए सी अपॉन बी सी। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? ये नहीं कि हम लेफ्ट हैंड साइड लगा रहे तो आप राइट हैंड साइड नहीं लगा सकते, आप बिल्कुल लगा सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये था। तीसरा पॉइंट हमने क्या प्रूफ करा था, ये वाला अपॉन ये वाला इक्वल टू ये वाला और ये वाला, एडी अपॉन बी डी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। आपको ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया था, है? ये वाला तो बताना था। हाँ, अब देखो मेरे को एक बात बताओ, आप इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे, इस वाले से प्रूफ करते हैं। क्या इसको पलट के भी लिख सकता हूं मैं? कैसे? ठीक है, मुझे एक बात बताएं, क्या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ए बी की वैल्यू कितनी आ रही है, आप बोलेंगे एडी बी डी, नीचे एडी है ही है। एसी की वैल्यू कितना आ रही है, ए ई ई सी, और नीचे ए ई है ही। अगर एलसीएम लेंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। अब मुझे एक बात बताएं आप, जब इससे लिखूंगा ये तो 1 बना देगा, 1 प्लस का बी डी अपॉन ए डी, ये भी 1 ही हो जाएगा, ई सी अपॉन ए ई हो जाएगा, ये 1 और 1 तो दोनों कट ही जाएगा, तो क्या बनेगा, बी डी ए डी ई सी अपॉन ए ई। क्या इसको फिर पलट के लिख सकता हूं? कोई दिक्कत तो नहीं है? ये तो प्रूव करना था, कर दिया प्रूव। ठीक है, परेशानी किसी को, डाउट नहीं है ना? होना नहीं चाहिए। देखो एक से हम प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। अब थेल्स में आप क्या काम कर रहे हो, यहां भी लगा रहे हो आप। यहां पर हमारा बेसिकली थेल्स थ्योरम कहां लग रही है, जहां पर आपके ना पैरेलल लाइंस चल रही हैं। आप इस वाले से इस पूरे बड़े वाले ट्रायंगल को प्रूव कर रहे हैं, तो बेसिक किस पे प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, इस वाले पे लगा रहे हैं। इससे हम बाकी सबको प्रूव करते हो जाना, अलग अलग तरीके से लिख रहे हैं। बस आप देख लेना, लेफ्ट का रेशो राइट के रेशो के बराबर रहेगा, इतनी बात है बीपीटी में और थेल्स में। लेफ्ट का रेशो राइट के रेशो के बराबर हो, या उल्टे हाथ वाला अनुपात सीधे हाथ वाले के बराबर होगा। जितना इधर ले रहे हो उतना उधर लेना, बस ये थेल्स है आपके पास में, यही बीपीटी है। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? चलें आगे। कोई ऐसा जिसको समझ में ना आ रहा हो है? चलें आगे अगले पॉइंट पर। ठीक है, हो गए ना तीनों पॉइंट क्लियर? चले, और कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, बी डी आपने ऐसे लिखा और पूरा लिख लिया ए बी, तो यहाँ पे भी क्या लिख सकते हैं, सीई अपॉन ए सी। जैसे आपका मन करे वैसे आप लिख सकते हो,
जो रेशो आप इधर लिख रहे हैं वो रेशो आपको राइट में लिखना है। इधर क्या लिखा BD, तो इधर क्या लिखेंगे CE, इधर लिखा AB, इधर लिखोगे आप AC। ठीक है ना, लेफ्ट का रेशो राइट के रेशो के बराबर रखना है। ये रेशो में बराबर चलती है, वैल्यू में बराबर नहीं चलती, याद रख लेना। थेल्स रेशो पे काम करती है। ठीक है, चलें आगे। इसमें एक पॉइंट और है, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट पहले मिड पॉइंट पे कॉन्सेप्ट देखते हैं, उसके बाद में अलग वाला देखेंगे। आपने लिया ट्राइंगल ABC, इसका मिड पॉइंट लिया, इसका मिड पॉइंट लिया, दोनों मिड पॉइंट को आपने मिला दिया, ये हो गया D और ये हो गया E। तो यहां देगा D एंड E आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड AC। ठीक है, अब जरा उसने दिया है आपको मिड पॉइंट दिया है, तो एक बात सुनना, अगर ये मिड पॉइंट है तो बराबर बराबर लाइन भी जाएंगे, तो इसका रेशो क्या 1:1 में डिवाइड करेगा ये। ठीक है, मिड पॉइंट है, इसका भी रेशो किस में डिवाइड करेगा 1:1 में डिवाइड करेगा। अब यहां से होगा क्या, अगर पूरी साइड ये 2 है तो पूरे ट्राइंगल का एरिया कितना बैठेगा 4 बैठेगा, क्योंकि हमेशा एरिया जो चलता है वो चलता है स्क्वायर में। याद कराई थी ये बात, अरे 2D फिगर जब पढ़ाया था तो आपको बताया था ना भाई, एरिया जो चलेगा आपके पास में स्क्वायर में चलेगा। तो अगर पूरे ट्राइंगल की लेंथ 2 है तो पूरे का एरिया 4 हो जाएगा, और इस वाले ट्राइंगल में साइड 1 है तो कितना हो जाएगा इसका एरिया 1 हो गया। और नीचे अगर पूरे का 4 है तो नीचे वाले का कितना बचेगा 3। तो अगर आपसे वो पूछेगा ट्राइंगल ADE, ट्राइंगल ADE और ट्राइंगल ABC के एरिया का अनुपात क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे 1:2। ध्यान से पढ़ो, मैंने ट्राइंगल ADE और ABC लिख दिया। ऐसे वो कंफ्यूज करता है आपको, वो आपसे पूछेगा क्वाड्रिलेटरल BDEC इस टू ट्राइंगल ABC का रेशियो कितना हो जाएगा, अब हो जाएगा 3:4। वो आपसे बोल देगा, क्वेश्चन दे देगा एक ट्राइंगल ABC का एरिया, क्वेश्चन ऐसे दे देगा ट्राइंगल ABC का एरिया जो है 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है। D और E जो है AB और AC के मिड पॉइंट्स हैं, तो आपसे पूछेगा चतुर्भुज BDEC का एरिया कितना हो जाएगा। तो भाई एक बात बताओ, पूरे ट्राइंगल मिड पॉइंट है तो ये वैल्यू 1 होगी, ये वाली 3 होगी। ट्राइंगल 4 को कितना बोला है 72 सेंटीमीटर स्क्वायर बोला है ना उसने, तो 1 को कितना बोलेगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, 3 को कितना बोलेगा, आप बोलेगा 3 को बोलेगा 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। अभी ये हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा मिड पॉइंट का, अगर मिड पॉइंट ना हो तो जरा देखना, इफ D and E are not mid points, यदि D व E मध्य बिंदु न हो। ठीक है, अब मैं आपसे कह रहा हूं ABC, यहां हमने पॉइंट लिया D और ये लिया E। D और E मिड पॉइंट तो नहीं है, पर लाइन तो पैरेलल तो बतानी पड़ेगी, पर D और E पैरेलल हैं किसके BC के, तो यहां पर ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। आप सपोज करो ये वाली साइड दी है 3, ये वाली साइड दी है 5, और आपको दिया है ट्राइंगल ABC का एरिया, अगर आपसे पूछेगा तो उसमें निकाल सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये 3 का एरिया है तो क्या ऊपर वाला एरिया 9 बनेगा, ये 3 और 5 8 साइड है तो पूरा एरिया कितना बन जाएगा 8 का स्क्वायर 64। अगर 64 पूरे ट्राइंगल का एरिया है यहां से यहां तक का, उसमें से 9 ये वाला है, तो नीचे वाला कितना बन जाएगा 55 बचेगा 55 है। मतलब इसका मतलब अगर रेशो पूछेगा तो ट्राइंगल ADE और क्वाड्रिलेटरल BDCE कितना बैठेगा 55, 9:55 में चलेगा। जिसका एरिया दे देगा उसको हम निकाल सकते हैं। वो क्या देगा ट्राइंगल ABC का ADE का एरिया आपके पास में
27 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 9 को कितना बोला है 27 सेंटीमीटर स्क्वायर, 3 गुना है तो 55 का 3 गुना कर लेंगे क्या 165 सेंटीमीटर स्क्वायर, नीचे क्वाड्रिलेटरल का नहीं आ जाएगा, तो जिस रेशो में साइड जाएंगे उसके स्क्वायर के रेशो में आपके पास में एरिया का रेशो चलेगा, यही बीपीटी थ्योरम बोलती है, ये सेल्स वर्क बोलती है। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, नोट करें इसे। कहां से करेंगे, यहां से है, ये यहां से है, ये तो हो गया ना, ठीक है नोट करें। नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाए, जल्दी से नोट करें तेजी के साथ। है ये वाली साइड 3 है तो एरिया इसका 9 बैठेगा, ये वाली 5 है तो 5 का 25 मत कर देना, क्योंकि पूरा 5 और 3 कितना हो गया 8, पूरे ट्राइंगल का एरिया कितना हो गया 64, उसमें से 9 तो ऊपर वाले का है तो नीचे वाले का क्या 55 नहीं बैठेगा है, वो क्वेश्चन में गिवन है, ये तो हमने क्या निकाला है 9:55 रेशो में आया है एरिया किसका एडीई का और बीडीईसी का, क्वेश्चन में उसने गिवन है एडी का ये 27 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 9 को कितना पड़ रहा है 27 पड़ रहा है ना, तो 55 को कितना पड़ेगा 165 पड़ेगा, ठीक है। चलें अगले कॉन्सेप्ट पर आ जाते हैं, रफ कर दूं इसे। एमपीजी थ्योरम, फुल फॉर्म लिखेंगे मास पॉइंट ज्योमेट्री। मास पॉइंट ज्योमेट्री, ठीक है। अब ये मास पॉइंट ज्योमेट्री लगानी कहाँ है, लगाने से पहले लगेगी आपके पास में ट्राइंगल में, ट्राइंगल में लगेगी, पर ट्राइंगल में भी कैसे लगाएंगे पहले थोड़ी देर के लिए समझ लेते हैं। आप मान लें एक पॉइंट आपके पास में ये है, एक पॉइंट आपके पास में ये है, इस लाइन को नाम दे रहे हैं पी और क्यू, इसके बीच में एक आप पॉइंट मान लेते हैं, कौन सा पॉइंट ले लेते हैं आप, इसमें ले लेते हैं एक पॉइंट बीच में है आर, तो अगर मैं इसको बोलता हूं ये 3 और 5 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो आपको सबसे पहले बात याद रखना है वेट बैलेंस करना है। आप बोलोगे वेट बैलेंस करने में क्या मामला है, ये देखेंगे वेट बैलेंस करना है, इसका मतलब जो बीच में पॉइंट आएगा ना ये बैलेंसिंग पॉइंट है, बैलेंसिंग पॉइंट या संतुलन बिंदु, जैसे तराजू में होता है ना बिल्कुल बीचों बीच आके वेट बिल्कुल बराबर आ जाता है आपके पास में, तो ये आपको करना है बैलेंस पॉइंट। अब बैलेंस पॉइंट हम करेंगे कैसे, इस बात को समझते हैं। देखो जो जिस तरफ वेट दिया हो उसकी इस तरफ वाले में मल्टीप्लाई लगा देना, तो देखो इस 5 को उठा के इस वाले पॉइंट पे ले आना, इस 3 को उठा के इस वाले पॉइंट पे ले आना, तो इस वाले पॉइंट पे कितना हो जाएगा 5 और इस वाले पॉइंट पे हो जाएगा 3, हो जाएगा क्यों मल्टीप्लाई करना 5 गुणा 3 15, 3 गुणा 5 15, जो भी आपके पास में इन पॉइंट से वेट आएगा उसको आप सर्किल करके लिखेंगे,
उससे क्या होगा, आपको आइडिया रहेगा कि आप कौन सा वेट उठा के लेके आए, क्योंकि उनका सम इस वाले पॉइंट पर आएगा। तो 5 यहाँ आया, 3 यहाँ आया, तो बैलेंसिंग पॉइंट कितना हो जाएगा यहाँ पे, इस वाले पॉइंट का वेट होगा 8। इतनी बात समझते हो आप बोलोगे अभी तो आप लाइन पे बता रहे हो, तो लगाना हमें ट्रायंगल पे है। आपने अभी लिखा कि बता रहे हो आप लाइन पर लगाना है ये ट्रायंगल पे, तो इसे कैसे देखेंगे, इसको थोड़ी देर बाद में देखते हैं, पहले आप इसको समझें। एक छोटा सा पॉइंट और लेता हूं, ये लिया P, ये लिया Q, ये ले लिया R, यहाँ ले लो 7, यहाँ ले लो 8। तो आप धड़ाक से लिख देंगे क्या, 8 यहाँ लिख देंगे, 7 यहाँ लिख देंगे, इन दोनों जोड़ 15 यहाँ रख देंगे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अभी हमने देखा कि लाइन पर अब कई बार ऐसा हो जाता है कि लाइन हमारे पास में एक की जगह 2 आ जाए और 2 से 3 पर आ जाएंगे, तो ट्रायंगल 3 में बनेगा। अब मैं कह रहा हूं एक लाइन ऐसे आ गई और एक लाइन ऐसे आ गई, ठीक है, ऐसे ले, फिर ट्रायंगल ही बना लेते हैं, ठीक है, ट्रायंगल में ही आ जाते हैं। इतना पॉइंट किसी को नोट करना है, नोट करना है, जल्दी से नोट करो। चलो जी, अभी आपने देखा वेट बैलेंस करेंगे, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट, इसको मिटा रहे हैं। पांचवा पॉइंट, जहां पर लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, ये क्वेश्चन शुरू कहां से करें, शुरू कहां से करना है, वेयर टू स्टार्ट, क्वेश्चन कहां से शुरू करना है। तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, जहां पर दो वेट आपस में आकर मिलेंगे, जहां पर दो वेट आपस में आकर मिलेंगे, वेयर टू वेट्स मीट। इतनी सी बात है, आपके पास में एमपीजी थ्योरम लगाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आप समझेंगे कि दो वेट कहां पर आकर मिलेंगे, वो क्वेश्चन आपको देख के पता लग जाएगा। इतना नोट कर लिया आप लोगों ने, बस ये इस वाले जो है ना एमपीजी थ्योरम की सबसे बड़ी जान जो है यही है कि जहां पर दो वेट आपके पास में आकर मिलेंगे, क्वेश्चन आपको वहां से शुरू करना है, आप कभी नहीं अटकोगे एमपीजी के अंदर, ठीक है। अभी बता रहा हूं मैं आपको, अभी तो मैंने बताया नहीं इसके बारे में, बताऊंगा अब। इसको नोट किया आप लोगों ने, लाइन पर भी होता है, लाइन से तो ट्रायंगल बन रहा है, तो मैंने सोचा 2 पॉइंट पर आकर क्या बताऊं, सीधी सी ट्रायंगल बना देता, 2 पॉइंटों का वेट वहां पर मिलवा लेंगे, ठीक है। रब कर दूं, आगे चल रहे हैं। अभी आप डाउट मत रखें कुछ भी, जितना बता रहा हूं उतना समझें, उसके बाद में आपको खुद समझ में आने लगा, बोले बहुत इजी चीज थी ये तो, ठीक है। देखें अब, ए बी सी आपने लिया, ये पॉइंट लिया डी और ये पॉइंट लिया ई, यहां लेना 5, यहां ले लें 4, यहां ले लें 6 और यहां ले लें 8। यहाँ एक काम करते हैं, थोड़ा सा वेट चेंज कर लेते हैं, वरना फिर आपका पॉइंटों में आ जाएगा, पॉइंटों में निकालना थोड़ी देर बाद में बता दूंगा आपको। यहाँ 8 आएगा, यहाँ पे 40 आएगा, अगर 40 छिपका 240, 8 से काटोगे 240 कट जाएगा ना 30 बार, ठीक है, ये रहने देते हैं।
क्वेश्चन आपके पास में ये दिया है और इस वाले पॉइंट पे दोनों ने आके इंटरसेक्ट किया, इस पॉइंट को ले दिया हमने नाम एफ। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ ए एफ इज टू एफ डी। पहला क्वेश्चन ये बना सकता है, या दूसरा क्वेश्चन आपसे बनाएगा कि क्या ए डी अनुपात ए एफ क्या होगा। कुछ भी क्वेश्चन बना सकता है आपके पास में, कुल मिला के क्या करना है। अच्छा क्वेश्चन आप मुझे एक बात आगे बताएं, मैंने आपको बोला था जहां पर दो वेट आकर मिलेंगे, तो बताओ भाई कौन से पॉइंट पे आके दो वेट आ रहे हैं। दो डेटा मैथमेटिक्स से कैलकुलेशन है, कौन से पॉइंट पे जा रहा है, एफ पर जा रहा है। भाई एफ का तो कोई वेट ही नहीं है। अरे भाई ये वाला 8 वाला वेट यहां जा रहा है, अगर इस वाली लाइन को कंसीडर करेंगे, और 5 वाला वेट भी तो इस पर ही आ रहा है, तो दो वेट कहां पर आके मिले, इस सी वाले पॉइंट पर आके मिल रहे हैं ना आपको। तो क्वेश्चन यहां से शुरू करना है। इसका मतलब 8 यहां पर जाएगा और 5 यहां से आएगा, तो 8 और 5 से कटने वाली संख्या आप एलसीएम ले लें, 40 ले लें, तो इस सी पे वेट 40 मान लूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, आसान है बात। भाई 8 यहां से आ रहा है, 5 यहां से आ रहा है, एलसीएम 40 ले लिया। अब 6 गुणा 40 करोगे 240, 240 8 में किस में मल्टीप्लाई लगाऊं जो 240 आ जाए, 30 में, तो 30 पे ये वाला वेट आ गया। अब देख लो चाहे मल्टीप्लाई करके, 30 अट्ठे 240, 40 सिक्का 240। अब इधर आ जाओ, 40 चौका 160, 160 हो गया, और 5 से काटोगे तो 32, 32 हो गया। अब जरा बताना इस वाले पॉइंट पे कितना वजन आया, 30 और 40 करोगे 70 आ गया। इस वाले पॉइंट पे करोगे तो कितना आ रहा है, 72 आएगा। अब पिछली वाली लाइन में हमने एक बात छोड़ दी थी, क्या बतानी, कहा जहां पर बैलेंसिंग पॉइंट आएगा वहां पर उनका सम बराबर बराबर भी आएगा। बैलेंसिंग पॉइंट्स पर सम भी बराबर आएगा। और ये आपका प्रूफ है कि आपने एमपीजी सही लगाई है। कैसे, रुक जाओ जरा, यहां देखो 32 में 70 जोड़ोगे, इस पूरी लाइन पे 102 आ रहा है, और 30 में 72 जोड़ोगे, आ रहा है ना। तो इसका मतलब जिस पॉइंट पे आके काट रहे हैं तो सही है। अब इन पे लगाओगे तो ये वाला 70 किधर जाएगा, इधर जाएगा, और इस पे लगाओगे तो ये वाला 32 इधर जाएगा। आपसे अनुपात पूछा था एएफ और एफडी का। एएफ कितना है 70, एफडी कितना है 32, रेशो है नहीं है, काट लो अनुपात 35:16, यही आंसर हो गया आपके पास में। क्या हुआ, समझ नहीं आया, कहां से समझ नहीं आया आपको, ये समझ में आ गया वेट रखना, या वेट रखना भी बताऊं, आ गया। जब आपने वेट रखा तो इन दोनों का सम 70 इधर आ गया, इन दोनों का सम 72 इधर आ गया। अब देखो ये वाला वेट और ये वाला वेट आगे कहीं ना कहीं मिल रहे हैं ना, ये ऐसे आया एक वेट और एक वेट ऐसे आया, कहीं ना कहीं आगे मिल रहे हैं ना। तो जहां पर आगे मिलेंगे तो इस वाली लाइन का और इस वाली लाइन का सम बराबर आना चाहिए, तभी आपकी एमपीजी सही लगी है। देखो 32 में 70 जोड़ोगे आप 102, और 30 में 72 जोड़ोगे 102, दोनों लाइन का सम बराबर आ गया ना। तो देखो ये उठ के कहां जाता है, इधर, और ये वाला उठ के कहां आता है, नीचे। क्यों, इस वाली लाइन को तो सम बराबर बैठे हैं, कैसे 70 गुणा 32 बराबर 32 गुणा 70, यही तो हो गया। ऐसी इस वाली लाइन पे क्या आएगा, 72 इधर जाएगा और 30 इधर जाएगा। तो रेशो वो ये भी पूछ सकता था आपसे, बी एफ इज टू एफ ई, तो बी एफ पे कितना आएगा 72, और एफ ई पे कितना आ जाएगा 30। रेशो निकाल देना 36, 6 से कट रहा है, 6 से काट लो, 6 से काटो 12:5, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है भाई, ठीक है। वेट कहीं से कहीं भी दे सकता है, बाहर बाहर के भी दे सकता है, अंदर अंदर के भी दे सकता है, ठीक है। नोट करें इसे, और कराता हूं इसको 2-4 क्वेश्चन। नहीं नहीं नहीं, देखो ट्राइंगल है ना, आपके पेपर में से ट्राइंगल का क्वेश्चन आएगा, आपको ये नहीं बोलेगा इस क्वेश्चन को मास कोन ज्योमेट्री से सॉल्व करो, या इस क्वेश्चन को सीवाज से सॉल्व करो, या सीवाज एक्सटेंडिस से सॉल्व करो, या मैनोलॉफ से सॉल्व करो, राउथ से सॉल्व करो। ये तो आपका अपना दिमाग है कि आप इसमें कौन सी थ्योरम लगाते हैं, और वो बताएगा क्वेश्चन।
ऐसे कुछ नहीं करना है कि एमपीजी से सॉल्व करो। स्कूल में होता था ना कि केमिस्ट्री में बोला भाप आसवन द्वारा उस को करो, ऐसा कुछ नहीं। हमारे पास में ट्राइंगल देगा और आपको खुद मेथड लगाना है कि कैसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। वो क्वेश्चन बताएगा आपको, सिमिलरिटी लगानी है, मीडियन लगानी है, एंगल बाइसेक्टर लगाना है, स्टीवर्ट थ्योरम लगानी है, एमपीजी लगानी है, सीवाज लगानी है, सीवाज एक्सटेंडेड लगानी है, राउथ लगानी है, मेनोलॉज लगानी है, ठीक है, फेल्स लगानी है, वो आपका अपने ऊपर दिमाग है, वो आपको खुद सोचना है वहां पर। चले नोट करो, आप इसे नोट किया आप लोगों ने? भेजना बताओ। चलो जी आगे देखें। ए बी सी, मैंने एक लाइन ऐसे ली और एक लाइन ऐसे ली, ये डी पॉइंट लिया और ये ई पॉइंट लिया। यहां लिया मैंने 8 7, ठीक है। यहां लिया 16 और 9। एक काम करें, फिर 16 से 72 नहीं घटेगा है। अगर 8 और 16 ले लें, 16 निम्न 144, ठीक है। चलो ले लेते हैं, पॉइंटों में भी आएगा, फ्रैक्शन में भी देख लेते हैं। अभी मैंने लिया तो आपको कौन कौन से पॉइंट आगे दिख रहे हैं? दोनों वेट कहां पर आगे मिल रहे हैं? बी पर आगे मिल रहे हैं। तो सीधी सी बात है, इधर से 8 जाएगा, इधर से 16 जाएगा। आप चाहे 8 और आप 16 का एलसीएम भी ले लें, चाहे दोनों की मल्टीप्लाई ले लें। तो अगर मल्टीप्लाई लेंगे तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो मैं थोड़ी देर के लिए 16 मान लू भाई। अगर 16 निम्न 144 है तो यहाँ 16 है, यहाँ पे 9 आ जाएगा। इन दोनों का सेंट्रल वेट 16 और 9, 25 आ गया, नहीं आ गया? अब इधर आना, 16 सत्य 112 है और 16 गुणा 7 112 आया। 8 से काटोगे 14 112 हो जाएगा। अब जरा देखना इन दोनों से सेंट्रल वेट कितना है? 16 और 14 का यहाँ सेंट्रल वेट आया 30 आया, यहाँ पे है 9। ये ई है, इस एफ पॉइंट पर काट रहे हैं, इसका मतलब एफ पॉइंट पर जो दोनों लाइन आ रही है उनका सम बराबर बैठना चाहिए। 14 में आप 25 जोड़ोगे कितना आ रहा है? 39, और 30 में 9 जोड़ोगे 39 आ रहा है। वेट बराबर हो गया। रेशो पूछेगा तो 25 तो यहाँ जाएगा भाई, इसको पूछेगा तो 14 यहाँ आएगा, इस वाले 9 का 9 यहाँ जाएगा, 30 यहाँ जाएगा। अब जो जैसे पूछा रेशो में वैसे बता देना, कोई दिक्कत तो नहीं है। 30 कैसे आया? इन दोनों का जोड़ तो भाई ये आएगा ना, 14 और 16 का 30, इन दोनों कितना? 25। अब 9 इधर जाएगा, 30 इधर जाएगा, कितना हो गया जोड़? 39। यहां देखना 25 यहां से आया, 14 यहां से आया। जिस पॉइंट पे भी काटेंगे वहां पर जोड़ बराबर होना जरूरी है, और नहीं है तो फिर आपका क्वेश्चन गलत है। अगर जोड़ आपका बराबर नहीं आया, सम बराबर नहीं आया, तो आपका क्वेश्चन आपने गलत करा है। चलें आगे, एक और क्वेश्चन कर रहा हूं, जल्दी से नोट करें। आगे देखते हैं, रफ कर चल रहे आगे, ठीक है। ए बी सी, यहां ले लिया, ये पॉइंट ले लिया सी डी ई, ये पॉइंट ले लिया एफ। यहां ले लें आप 8, 8 बहुत हो गया है ना। यहां ले लें कितना? 4। यहां ले लें 15। यहां ले लें 10, और यहां ले लें आप थोड़ी देर के लिए 3। तो मुझे आप बता दें भाई, ई एफ और एफ सी का रेशो कितना कितना आ रहा है, और बी एफ और एफ बी का रेशो कितना आ रहा है। अपने आप करने की कोशिश करें, अब नहीं होगा तो मैं आपको कराऊंगा ही। छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए लिखा है। पहले तो आप मुझे एक बात बता दें, किसी पॉइंट पर दो वेट बराबर आ रहे हैं क्या, या नहीं आ रहे?
है ए पर। अरे आ रहे हैं भाई, तो कर दो सॉल्व फिर, बस इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो। पहली बात क्या है, दो पॉइंट्स देखने हैं जहां मीटिंग पॉइंट है, दो पॉइंट्स देखने हैं। दूसरा आपको देखना है जहां बैलेंसिंग पॉइंट है उस पर सम बराबर आना चाहिए। बस अगर ये आपने दो बात पकड़ ली तो आपको एमपीजी समझ में आ गई। करें, हो गया, आ गया सम बराबर। ठीक है। किसका? हाँ 39 रेशो, यही आ रहा आपका भी। फिर 9:40, 39 रेशो, दो आंसर आ गए। इसका मतलब समझने में कमी है भी आपके। जिसके भी आंसर आप देखें किसका ठीक है ये नहीं बता सकते। और किसी का भी आंसर आए तो आप लोग बताएं, ठीक है। इन आंसरों पे आप डिपेंड ना करें, अपना दिमाग लगा के अपना आंसर निकालें। हो सकता है आपका आंसर ठीक हो, और अगर आपका आंसर ठीक भी नहीं होगा तो आपको ये पता लगे गलती कहां हुई है आपकी। 4:15, 4:15, ठीक है। दोनों निकालो एक साथ। हाँ भाई, बाकी लोग सो रहे हो क्या? हैं? 16, 3 आंसर आ गए हैं भाई, चौथा आंसर और चाहिए हमें 4 ऑप्शन बनाने के लिए। और क्या, पेपर में ऑप्शन ऐसे तो बनते हैं। एक क्वेश्चन दे देते हैं, सॉल्व करो। कितना? और किसी का आंसर ही नहीं आ रहा? कमाल करते हो, इतना सोचना पड़ा इन क्वेश्चनों में है। क्वेश्चन गलत उतार लिया, ये तो आपकी मर्जी है। देखो मैंने तो पूरा पूरा डेटा सामने लिखा हुआ है। 8 और 38 ऊपर वाले का या नीचे वाले का? 8 और 38, 8 और 38 का भी रेशो हो ही नहीं सकता। आप बोलो 4:29, 38 है ना, और 4:19 बोलो या तो आप, और नीचे वाले का देखो, चाहे आपने सेल्स पढ़ी हो, चाहे आप एमपीजी पढ़ रहे हैं, ये सब रेशो निकालती हैं। आप बोल रहे हैं रेशो निकाल रहे हैं, तो मैं उससे रेशो में क्वेश्चन पूछा, अगर एक्चुअल वैल्यू देगा तो एक्चुअल वैल्यू को बाद में सॉल्व करेंगे, ठीक है। कितना आया? इतना टाइम लगाओगे? पेपर ही खत्म हो जाएगा भाई। कराएं हम? लो जी, आपकी डिमांड पे हम करा रहे हैं। देखो भाई, बाकी सब बेकार हो। ये 15 और ये 10, 10 और 15 तो देखोगे तो ऊपर 30 ले जाओ आप, और 15 60 भी कोई ले जाएगा तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप ले गए 30, ले गए 30 गुणा 4, 120। यहाँ 15 है तो भाई साहब यहाँ पे आपको 8 ही लाना पड़ेगा, 8 आ गया। अब क्या काम कर रहे हैं, यहां देखना 30 दिया 90 होगा भाई, इन दोनों के उल्टे 30 से 90, 10 की किसे मल्टीप्लाई करोगे 9 में 90, ये बन गया। 8 का और 30 का बैलेंसिंग पॉइंट कितना आएगा यहाँ? 38, 38 आएगा। यहां देखना 30 का और 9 का जोड़ कितना आएगा?
39 आएगा। बैलेंसिंग पॉइंट पे चेक करो, 8 और 39 47 बनाएगा, 38 और 9 47 बना रहा है। इसका मतलब EF की वैल्यू आएगी 9 और इसकी वैल्यू आएगी 38। 9 और 38 इसकी आ गई, इसकी आएगी 39 और इसकी आएगी 8। क्या इसमें से किसी का आंसर आया? ये वाला तो आपके पास में आया और ये वाला आपने गलत कर दिया। ये वाला ठीक है आपका, कितना 9:38, ये ठीक है, ये गलत कर दिया। समझ गए भाई? क्या था इस क्वेश्चन में बताना है? दोबारा समझो, ऐसा लग रहा है जैसे कोई जादू से चल रहा हो, है समझ ही नहीं आ रहा है। ABC, बड़े ध्यान से समझना और जहां समझना है मुझे वहीं रोक देना, ठीक है? क्योंकि फिर और क्वेश्चंस बनाऊंगा, फिर आपसे होने चाहिए। ये हो गया आपका था D और यहाँ हो गया E। यहां पर हम कर लेते हैं क्या, यहां लिया था हमने 15, यहां लिया था 4, यहां लिया था हमने 10, यहां लिया था हमने 3। इस पॉइंट को हमने नाम दिया F। तो भाई मुझे एक बात बताओ, आप यहां से ऊपर 10 जा रहा है और यहां से, मतलब यहां से 15 जा रहा है, यहां से 10 जा रहा है। 10 और 15 से कटने वाली संख्या आप यहाँ पे 30 ले सकते हैं। अब 30 गुणा 4 करूंगा, 120 आया। इस लाइन के लिए 15 है, 15 की किस संख्या मल्टीप्लाई करें 120 हो जाए? तो आप बोलोगे हाँ मेरे को 8 की मल्टीप्लाई लगानी पड़ेगी, क्योंकि 15 120, 30 होगा 120, ये हो गया। अब 30 दिया 90, यहाँ 10 है, 10 की किससे मल्टीप्लाई करो तो 90 बन जाए। आप बोलोगे 9 की। जिस वेट को आ रहा है आप सर्कल करते रहो, इससे क्या होगा आपको याद रहेगा। अब इन दोनों का जोड़ किसमें लिखते हैं? बीच में। 30 और 8 38 लिख दिया। 30 और 9 का वेट कितना आ गया? 39 आ गया, इधर लिख दिया। अब जरा देखो, जिस लाइन पे आगे मिल रहे हैं उसका जोड़ बराबर बनना चाहिए। 8 और 9 47, 38 और 9 47, मतलब हमने क्वेश्चन सही करा है। तो 9 तो भाई डर जाएगा ये वाला, क्योंकि 38 गुणा 9 बनेगा, इधर 9 है तो अपने यहाँ 38 ले आएगा। यहाँ 39 है तो 39 यहाँ जाएगा, 39 गुणा 8, और यहाँ पर कितना 39 है तो ये 8 ले आएगा। लाइन भी तो बराबर हो रही है अपने आप, हो गई बात। अभी तो मैं आपको सिंगल एमपीजी पढ़ा रहा हूं, डबल एमपीजी भी और लगती है। अभी तो हम सिंगल पे चल रहे हैं। मास पॉइंट ज्योमेट्री 2 बार ट्रायंगल में, 2 ट्रायंगल जहां पे काटते हैं, वो थोड़ी सी खतरनाक है इससे, है ना, वो इसका एडवांस वर्जन है। आपको सब पढ़ाएंगे, हर कोई चीज को पहली बार ही पढ़ता है। जब 8th क्लास से आप 9th क्लास में आते हो ना, तो सारा सिलेबस नया होता है। 9 से 10th में जाओगे तो वो भी नया है, 10 से 11th में जाओगे तो वो भी नया है। ये आपके एग्जाम ओरिएंटेड है जो पढ़ा रहा हूं आपको।